ये शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन वाले इधर आ जाएंगे आपके, और टेकन वाले इधर हो जाएंगे, क्योंकि टेकन वाले में आपकी लायबिलिटी आपको पे करनी ही करनी है। अब इसके अपोजिट जो होता है एक्रूड इनकम के अपोजिट, वो होता है आपका अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, या इसको आप अनएक्सपायर्ड इनकम भी बोल सकते हैं। मतलब जिसका टाइम पीरियड अभी नहीं आया था रिसीव करने का और फिर भी आपको रिसीव हो चुका है। इनकम अर्न इन एडवांस, ठीक है ना, एडवांस इनकम। बट ये एडवांस वर्ड आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। लिखने के लिए जो वर्ड होगा इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में वो होएगा आपका अनअर्न्ड इनकम या अनएक्सपायर्ड इनकम। मीन्स आपने रिसीव कर ली है मनी, अब आपकी लायबिलिटी है, आप उसको उसके बदले में काम करके दोगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट इज क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स आपने उसका एडवांस बेनिफिट उठा लिया है पहले से ही, मतलब आपने बेनिफिट तो उठा लिया है, बट वो एक्सपेंसेस जो है नॉट टू बी पेड येट, अभी तक आपने उसके खर्चों का भुगतान नहीं किया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। एक्सपायर्ड का मतलब होता है टाइम जा चुका, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है टाइम नहीं गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या ड्यू एक्सपेंसेस, टाइम जा चुका है पेमेंट करने का बट आप पे नहीं कर रहे हो, तो विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ आपको उसको कैश में पे करना ही करना है। ये होता है सारा हमारे पास करंट लायबिलिटी का स्ट्रक्चर। ये दोनों लास्ट की और ये दोनों लास्ट की जरूर लर्न करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहती है काफ़ी बच्चों को कि किसको किस में हमें एसेट्स में, करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में कैसे डील करना है, ठीक है। ये तो था आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। मैं इसको रिमूव करके करंट नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी बता रहे हैं। एक पार्ट हो गया हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी का। तो नॉन करंट एसेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटी कि 1 साल के लिए तो नहीं है, इसका मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगी, बिल्कुल। नॉन करंट एसेट्स बहुत सारी एसेट्स है जो हमें इन 1 साल के लिए नहीं, 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट अपने पास रखते हो आप, और रखते ही हो, आपकी बिलोंगिंग्स है, जिसको आपको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करने की ज़रूरत। आप उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो और बाद में वो आपकी रहती है, आपकी बैलेंस शीट में आपकी रहती है, जब तक आप उसको सेल आउट नहीं करते, किसी को दे नहीं देते, उस पर्पज़ से। तो नॉन करंट एसेट्स में एक तो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन हो गया, वो तो अलग रख लिया हमने। बाकी की नॉन करंट एसेट्स में आ गई हमारे पास टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स में अगर हम इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैं अलग रख रही हूँ क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म से अलग है, तो इन्वेस्टमेंट हटाते तो बाकी की बच गई हमारे पास टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब होता है आप टेंजिबल एसेट्स को देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है ना। तो टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सी, विच कैन बी टच एंड बहुत इजीली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बेनिफिट के बाद। इनटेंजिबल एसेट्स कांट सी, कांट टच, बट फिर भी वो आपकी एसेट्स है, मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, ये सारी जो आपके पास है टेंजिबल एसेट्स नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई काम नहीं पड़ेगा, इससे आपको कोई काम नहीं निकल के देगा। मशीन्स आपकी टेंजिबल में आती है, जैसे आपको प्रोडक्शन करके देगी। इनटेंजिबल आपका कोई प्रोडक्शन नहीं करके देगी, किसी चीज़ की हेल्प नहीं करके देगी, लेकिन फिर भी वो आपकी एसेट्स कहलाएगी। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन तो यही देते हैं कि कोई इसको टच नहीं कर सकता, कोई इसको देख नहीं सकता, बट फील की जा सकती है। यस, आपकी जो एसेट्स है आप कह सकते हो कि पूरे हक से वो मेरी एसेट्स है। तो पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, रॉयल्टी को हम इसमें वैसे नहीं भी ले तो हम अलग से भी इसे अकाउंटिंग वे में यूज़ करते हैं। ट्रेडमार्क, गुडविल, ठीक है, ये सारी हमारे पास होती है इंटेंजिबल एसेट्स। मैं रॉयल्टी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इनके अपने अपने अलग अलग एक्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो होती है ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। फर्म के जो मेन ओनर रहता है उसके पास रहती है ये सब चीज़ें। पेटेंट जो होता है आपके बिजनेस का नेम हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। कॉपीराइट आपके कोई आपने पब्लिशन किया है या कोई आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, नेम है,
ट्रेडमार्क ज़्यादा का ब्रांड का होता है, गुडविल आपके बिजनेस का नेम फेम होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है आप इसको देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, बट इसकी फीलिंग ज़रूर ले सकते हैं। और इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में, इन मनी टर्म्स में आफ्टर 1 ईयर आप इसको कैश में कन्वर्ट भी करा सकते हैं किसी को जब सेल आउट करेंगे। टेंजिबल में आ गई आपकी सारी प्रीमाइसेस जो आपके बिजनेस की हो सकती है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग आ गया आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी आ गया सारा, कोई भी आपका पास लाइफ स्टॉक होगा वो आपका टेंजिबल है। ठीक है, लाइफ स्टॉक लाइक जो आप बिजनेस में अपने किसी जीते जाते एनिमल को यूज़ कर रहे हो, लाइफ स्टॉक ये आपका टेंजिबल है। डेड स्टॉक भी इसी में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको सेल करोगे तो कैश टर्म में ले सकते हैं, लेकिन हम लाइफ स्टॉक की बात ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आपका और कोई एसेट्स लेनी हो, बिल्कुल मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ ले दी, प्लांट एंड मशीनरी एक साथ ले दी, लाइफ स्टॉक ले दिया, और भी कोई टेंजिबल एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको आप 1 साल के यूज़ के बाद कैश में कन्वर्ट कर देते हो, बहुत सारी नॉन करंट एसेट्स होती है। अब अगर नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो जितना भी आपके पास इक्विटी का पैसा होता है, जितना भी आपके पास डिवेंचर का पैसा होता है, ये आप 1 साल के अंदर पे नहीं करते हो, ये सारा आप बाद पे करते हो। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स, इक्विटी कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो जितना भी आपके पास कैश है बट वो 1 साल के लिए नहीं है, आफ्टर उसको आप 1 साल के बाद भी पे कर सकते हो। कि आपने किसी से लोन लिया हुआ था, आपने किसी से डिपॉजिट्स ली हुई थी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कैलकुलेट की जाती है। अब इनके बाद आता है मेन क्वेश्चंस कि ये कहाँ यूज़ करनी है। जब हम एंट्रीज करेंगे ना तब इनका काफ़ी बड़ा रोल रहेगा कि हमने क्या तो परचेज़ किया, क्या सेल किया, किस चीज़ के पैसे पे कर दिए, किस चीज़ के पैसे रह गए हैं। तो अगर हमें एसेट्स लायबिलिटीज़ पता होगी तो हमें अपनी जर्नल एंट्री पोस्ट करने में थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा आपको भी, कि आप उसको जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, ये आप समझ लीजिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या कैटेगरी होती है, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, उनके रूल्स किस टाइप से डिफाइन करते हैं, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, और प्रॉपर एक अकाउंटिंग साइकिल को हमें किस वे में फॉर्म करना है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।